वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष राजनीति शास्त्र पेपर 2 के बारे में। जानेंगे कि पेपर 2 में किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये मॉडल पेपर है पेपर 2 का, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का, बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए प्रथम वर्ष वालों छात्र एवं छात्राओं के लिए। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने पेपर 1 के बारे में देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर 2 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 में क्या है, नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो आइए बात कर लेते हैं। नेशनल मूवमेंट यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संविधान है, पेपर का नाम है आपके, तो इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो 1857 से क्या होता है, आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति से। वहीं से स्वतंत्रता के लिए लोग क्या होने लगते हैं, प्रेरित होने लगते हैं कि भारत में हम लोगों यानी भारतीयों का राज होना चाहिए। इसलिए लोग स्वतंत्रता की चिंगारी वहीं से निकलती है। मंगल पांडे नामक व्यक्ति वहां से उठता है और जो क्या किया, उसने गोली मारी। और उसके बाद में ये मूवी बनी है, आप मूवी देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मंगल पांडे, ठीक है। चलिए, तो वहीं से शुरू होता है आपका क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब से शुरू हुआ, 1857 से शुरू हुआ। यह प्रश्न बड़ा ही कॉमन सा है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं उन सभी को। चलिए मित्रों, आपके सामने स्लाइड यहाँ पे प्रस्तुत हो गई। स्लाइड में देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ध्यान होगा आपको, 1888 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने की थी, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम जिनको हम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ए ओ ह्यूम बोलते हैं इनको। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, ये कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे मित्रों। ठीक है, कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड कहाँ पे पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है। यानी जब ब्रिटेन समूह हम देखते हैं तो ब्रिटेन में 3 देश पड़ते हैं आपके। ब्रिटेन में कौन कौन सा देश पड़ता है, तो ब्रिटेन में आपका इंग्लैंड तो पड़ता है। जैसे ब्रिटेन का नक्शा आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, ब्रिटेन का नक्शा ऐसे है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे पड़ता है कौन सा, आपका इंग्लैंड पड़ता है। यहाँ पे आपका वेल्स पड़ता है मित्रों। ठीक है, वेल्स यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो सबसे ऊपर है, इसको हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऊपर स्कॉटलैंड पड़ता है और यहीं के निवासी कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम को जब यहाँ पे ये क्या आईएएस की परीक्षा टॉप करके आए, उसके बाद में ये ब्रिटेन से कहाँ भेजे गए थे, इंडिया भेजे गए थे। इंडिया के लोगों के लिए देखने के लिए, मतलब कि जैसे आज का अफसर होते हैं, ठीक है, सिविल सेवक, उसी प्रकार से ये थे। और आए इंडिया में, इन्होंने देखा तो सारी चीज़ें, तो इनको इंडिया के प्रति सहानुभूति हुई। तो इन्होंने कहा सभी लोगों से, ठीक है, वो कि जो है आप जो है एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे बात अंग्रेजों तक पहुंचाई जा सके। तो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसको स्थापना करवाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक, तो ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। और स्कॉटलैंड जो है उस समय, ये अभी तो देश है लेकिन एक समूह में ही है। इसको ब्रिटेन कहते हैं इन तीनों देश को, यानी वेल्स को, यानी आपको पता होगा जो है वेल्स। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आपने नाम सुना होगा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ थे, तो वेल्स के थे प्रिंस यानी राजकुमार। तो राजकुमार कहाँ के, तो वेल्स के राजकुमार को प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता था। और यहाँ स्कॉटलैंड के कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। और यहाँ जो है, यहाँ कौन थी, तो इंग्लैंड की कौन थी, विक्टोरिया। ठीक है, या फिर जो है जो महारानी थी विक्टोरिया, वो यहीं की थी। ठीक, तो इस प्रकार से आपने ब्रिटेन को समझा। और एक होता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन को यानी ग्रेट ब्रिटेन कह रहे हैं, इसको तीनों को, इन तीनों देशों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। लेकिन इसी के बगल जो है उत्तरी आयरलैंड ऊपर है और नीचे आयरलैंड है। तो जब उत्तरी आयरलैंड और ये ग्रेट ब्रिटेन के तीनों देश मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं किन देशों को, तो 4 देश इसमें शामिल हो जाते हैं। पहला कौन सा है, इंग्लैंड है। दूसरा कौन सा है, वेल्स है। तीसरा कौन सा, स्कॉटलैंड है। और चौथा कौन सा है, उत्तरी आयरलैंड। जब ये 4 देश मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जब 3 देश रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखना होगा। ठीक, प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी देगा, देखिए ऑप्शन में दिया है, तो आपको बिल्कुल जो है कंफ्यूज नहीं होना है, आप तुरंत लगाएंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र क्या थे? बनर्जी थे। इनका अगर मैं बात करूं तो इनका शॉर्ट फॉर्म नाम होता है WC बनर्जी। क्या है? WC बनर्जी। तो WC बनर्जी को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस बात का आपको ध्यान होगा। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो पूना में, कहाँ पे हुआ था? एक मिनट, चले तो देखें यहाँ पे हमने क्या बताया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में किस स्थान पे हुआ था? ठीक, किस स्थान पे हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक, इसमें हुआ था किस डेट का हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, और प्रश्न पूछा था, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी युग का समय कब तक रहा? तो 1885 से शुरू होता है राष्ट्रीय कांग्रेस और 1905 तक बहुत उदारवादी नीतियां चली इसमें। ठीक, 1905 से यानी 6 से लगभग जो है 1906 से क्या स्टार्ट हुआ है? 1906 से जो है उग्रवादी विचारधाराएं आई। ठीक, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक, तो ये सब प्रश्न बनते हैं जनरली। चलिए आगे अगले अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? तो मार्ले मिंटो सुधार जो आया था मित्रों 1909 ईस्वी में आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। इसलिए 1909 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम है इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम से भी जानते हैं। तो पूछा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और किस नाम से जानते हैं उसको? तो 1909 भारत शासन अधिनियम के नाम से, या भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी किसके अंतर्गत? तो मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत ही की गई थी 1909 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1924 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, 1924 ईस्वी में। ठीक, ध्यान होगा 1921 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुए, उसी में फेमस हुए महात्मा गांधी। ठीक है, और वहीं से फिर उसके बाद में 24 में क्या हुए? ये अध्यक्ष हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक जो है अगला आपका है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो जो 1909 ईस्वी में आया था, और 10 साल के बाद में एक जो है अधिनियम आता था इंग्लैंड से भारत को। तो 1909 ईस्वी में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार आया था कि उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। और 1909 ईस्वी में जो कमियां रह गई थी उसके सुधार हेतु मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार अधिनियम आया, तो उसको 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था भारत में? तो 1919 ईस्वी में आया था। हर 10वें वर्ष क्या होता था? इंग्लैंड से एक कानून बन करके आता था, कहाँ पे? भारत में, भारत को चलाने के लिए। ठीक, तो उसी श्रृंखला में 1919 का जब आया था तो उसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। ठीक, अगला प्रश्न है, इसके बाद कब आता है? तो 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है, जिससे भारतीय संविधान में लगभग जो है 100 से अधिक या फिर 200 से अधिक क्या किए गए? संविधान के अनुच्छेद स्वतः उतार लिए गए, 100 से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। कब समाप्ति हुई थी? वर्साई की संधि से समाप्ति हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी। ठीक, और यही वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध की जड़ थी, द्वितीय विश्व युद्ध की बीज बो रही थी। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बीज कौन सी संधि को कहा जाता है? तो वर्साई की संधि को कहा जाता है।
1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1918 में बंद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? 1939 ईस्वी में प्रारंभ होता है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कब होता है? 1939 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में पोलैंड को क्या करता है? जर्मनी हथिया लेता है और क्या कहता है, और पोलैंड के बगल में रूस था, तो जर्मनी कहता है रूस से, जर्मनी क्या कहता है रूस से कि आप जो है पोलैंड पर मैं आपको अधिकार दे दूंगा, आप हमको क्या करें, खाना वगैरह भिजवा दीजिए हमारे सैनिकों के लिए। तो वो खाना भिजवा देता है, उसके बाद में खाना खाते हैं और कहते हैं कि अपनी सेना को आप जो है अधिक से अधिक सेना को पोलैंड पर भेज दीजिए ताकि यहाँ पे अपना वो कब्जा कर सके। अब इधर से जो है, इधर से उधर से क्या करते हैं, ठंडे एरिया से जो है क्या करते हैं, जो जर्मनी के सैनिक होते हैं वो रूस में चले जाते हैं और रूस में बमबारी करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, और इधर जो सैनिक पोलैंड में इकट्ठा हो गए रूस के, उस पर भी बमबारी करके रूस के सैनिकों को मार दिया। और वहां पे गए जब लोग पोलैंड के जर्मनी के लोग रूस में, तो रूस में ठंडी बहुत पड़ती है साइबेरियन इलाके में। ठीक, तो ऊपरी इलाके में बहुत सर्दी पड़ती है, तो रूस के लोग तो वहां पे उसकी प्रकृति बन चुकी है वैसे रहने के लिए, लेकिन ये इन लोगों की प्रकृति जर्मनी वालों की ऐसी नहीं थी। तो क्या हुआ, वहां पे ये लोग हाथ धो बैठे। और रूस, सबसे बड़ी चीजें है कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका का जो है क्या कर देना, मित्र राष्ट्रों की सहायता कर देना, सबसे बड़ा फैक्टर था द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 ईस्वी में खत्म हुआ। ठीक, कब खत्म हुआ? जब जापान पे दो बम जो है, लिटिल मैन और फाइट मैन, दो नामक जो है परमाणु बम थे, वो गिराए गए। ठीक है, तब क्या हुआ, नागासाकी और कहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी में। ठीक, तब बंद हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, तो किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कब थे? तो मतलब किसमें थे, कौन सा वो जो है था? तो दूसरा था। ठीक है, कब था? तो दूसरा जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी क्या कर रहे थे उसमें? दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, दूसरा जब अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे दूसरी बार तो बने ही थे, यानी 1885 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक, 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 86 ईस्वी में क्या हुआ? 86 मतलब 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता संभाली किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन संभाली है? ठीक है, किसने संभाला? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के भी संस्थापक थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने 1886 में अध्यक्षता संभाली। और कहाँ पे हुआ था यह अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ था। और उसके बाद में 1893 में भी यही अध्यक्षता किए हैं, लाहौर अधिवेशन में। ठीक, और उसके बाद में कलकत्ता अधिवेशन, फिर 1906 ईस्वी में जो है इन्होंने ही अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी। 1906 अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1886 कलकत्ता अधिवेशन। तो तीन ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष पद पर कार्य किए हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलें, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, जब एकदम से इधर उधर तमाम प्रकार के आंदोलन करके थक गए महात्मा गांधी, तो कहे ठीक है अब करो या मरो। ठीक, अब जो इच्छा हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, अब अहिंसा बहुत हो गई। ठीक है, अब ज्यादा नहीं देखेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था जो है संविधान सभा को बनाने के लिए, संविधान सभा को नियम निर्देश देने के लिए, तो उसमें 3 व्यक्ति आए थे मित्रों। कौन कौन आए थे? पैथिक लॉरेंस आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे और तीसरे आए थे एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन आए थे? पैथिक लॉरेंस आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे और एबी अलेक्जेंडर आए थे। देखिए पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक, तो कैबिनेट मिशन जो था वो ये तीन आए थे, जबकि सदस्य कौन नहीं थे उसके? तो लॉर्ड बेबल जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। संविधान निर्मात्री सभा से संबंधित हैं ये सारे लोग। ये कैबिनेट मिशन के माध्यम से इंग्लैंड से आए थे कि भारत को किस प्रकार से संविधान बनाना है, इस ब्यौरा देने आए थे। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि जब भारत को स्वाधीनता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो जब भारत को स्वाधीनता मिली तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। लेबर पार्टी, यहाँ ऑप्शन देखिए श्रमिक दल लिखा होगा, श्रमिक दल को लेबर पार्टी ही बोलते हैं, ठीक है, तो श्रमिक दल की पार्टी थी वहां पे, ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बड़ा ही फेमस नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी। किसकी, गदर पार्टी की स्थापना। और लाल बाल पाल, ध्यान रखेंगे आप, लाल बाल पाल ये किसने के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल सॉरी पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और बाल मतलब क्या, बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीन किसके थे, गरम दल के नेता थे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो गरम दल के ही नेता हैं बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद में पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है मित्रों। किसके नाम से, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को क्या कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और होम रूल आंदोलन का जो किसने चलाया था, होम रूल आंदोलन, तो किसने चलाया था, एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, किसने चलाया था, एनी बेसेंट ने चलाया था इसको, होम रूल लीग। ठीक, चलें अगला प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व अपने भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए गए हैं, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो लिए गए हैं हमारे संविधान में, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो स्पेन से लिया गया है, और आयरलैंड से भारत के संविधान में लिया गया है। जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में ही निर्देशक तत्वों की बात की गई थी, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं तो वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। आयरलैंड के संविधान ने स्पेन के संविधान से इस बात को ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत होते हैं जो राज्य को एक दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं, कि राज्य को यह दिशा निर्देश होगा कि राज्य इस प्रकार से कार्य करेंगे। राज्य क्या करेंगे, लोकहित जनहित को ध्यान में रख करके कोई भी कानून बनाएंगे, कोई भी व्यवस्था लागू करेंगे। ठीक, यानी वो वेलफेयर स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु सरकार नियम बनाएगी। ठीक, तो लोक कल्याण एकदम केंद्र में रख करके किसी कोई भी नियम कानून क्या बनाएगी, कौन बनाएगा, सरकार बनाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान और नीति निर्देशक तत्व तो संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो किससे है, 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक क्या है, 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद के राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और 5 से लेकर के 11, 5 से 11 क्या है, नागरिकता है, भाग 2, 5 से 11 नागरिकता। ठीक, आगे और हम बताएं तो आगे क्या आता है, 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, 7 प्रकार की क्या दिए गए थे संविधान में, क्या दिए गए थे, मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक, चलिए तो ये आपने समझा। 51 के काम में ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य है। 51 के काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से, तो यूएसए के संविधान से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया है। ठीक है, और कनाडा से क्या लिया हमने, संघात्मक व्यवस्था ली है। ठीक है, कि राज्य सभी लोग क्या होंगे, कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है,
तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, पूछा था कि किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुच्छेद 21 की शब्दावली को ग्रहण किया गया है। तो अनुच्छेद 21 की जो शब्दावलियां हैं इसको जापान से ग्रहण किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 21 अनुच्छेद क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, 21 के अंतर्गत ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान का स्रोत कई जगह से मिला है, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है, पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उससे भी, भारत शासन अधिनियम से तो बहुत सारे अनुच्छेद यानी 100 से अधिक अनुच्छेद यहीं से ले लिए गए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम से ही जो 1935 का था, उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूं जो है परंपराओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। इसलिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भारत के जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के जो क्या कौन से सदस्य होते हैं, चुन के, यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया के तहत बने हुए सांसद होते हैं वही वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और ये जो मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं ये नहीं डालते हैं वोट। ठीक, तो यही पूछा था कि भारत राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। और ये 12 जो है कहाँ से आते हैं, तो कहाँ से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी से आते हैं। ठीक है, तो 12 सदस्य होते हैं कहाँ पे, 2 सदस्य कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा में होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक है, तो लोकसभा में 12 सदस्य कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं कहाँ कहाँ से, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से। ठीक है, अगला प्रश्न ही देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए जिन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, इस सभी से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के, मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के, यानी जो इंडिया के हों आधे और आधे विदेशी हों यानी अंग्रेज हों। ठीक है, तो उनको हम किसके तहत जो है मनोनीत करते हैं, तो जो है अनुच्छेद 2 जो है 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राज्यसभा में सांसद बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न नीचे दिया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद यदि खाली हो जाए तो फिर उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन निभाएगा। यानी कि मान लिया भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो है किसी कारणवश जो है खत्म हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति मान लिया खत्म हो गए भारत के राष्ट्रपति, तो क्या होगा, उनका पद कौन संभालेगा, उनका पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। मान लिया उपराष्ट्रपति का भी देहांत हो जाता है तो कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको संभालेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश है यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रह जाते हैं तो फिर उस स्थिति में कौन संभालेगा, तो उस स्थिति में कौन संभालेगा, जो मुख्य न्यायाधीश का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, यानी जो प्रौढ़ एकदम से बहुत दिनों से कार्य कर रहा होगा, वरिष्ठ नागरिक होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो संभालेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा ये सारी बातों को। तो मित्रों आपने लगभग 30 से 35 प्रश्न से और ऊपर ही प्रश्न समझ लिया। बहुत सारी चीजें हमने इसमें आपको बताई, समझाई और आप समझ भी गए होंगे। तो मित्रों मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।